अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आज हम इसका रिवीजन शुरू करते हैं और इस चैप्टर के अंदर जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उनमें होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, पहले इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और उन इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। फिर चार्जिंग के मेथड्स कौन से होते हैं, कूलम्स लॉ, फिर न्यूमेरिकल्स होंगे कुछ कूलम्स लॉ के, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फिर न्यूमेरिकल्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड है उन पर बात की जाएगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर एक स्फीयर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। फिर इसके बाद हम इसके सेकंड फेज में बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में और कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। जब बात की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो इलेक्ट्रो, ये जो अल्फाज आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के हवाले से आ रहा है। इलेक्ट्रो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के हवाले से आ रहा है और स्टैटिक्स बेसिकली स्टेशनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टैटिक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्ट को, कि कोई चीज़ ठहरी रहे, और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि वो स्टैटिक्स रहें, स्टेशनरी रहें, वो मूव ना करें, तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। लेट्स से अगर हम मूविंग चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं, चार्जेस के फ्लो को डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं आएगा, उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी का नाम होता है, लेकिन वो चार्जेस जो हैं उनको जो है रोक के रखना है, उनको मूव नहीं होने देना। यानी अगर चार्जेस स्टैटिक रहें, स्टेशनरी रहें, तो उस सूरत में उन चार्जेस की स्टडी को आपने नाम देना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और इन चार्जेस पे जो फोर्सेस लगती हैं उस फोर्स को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फोर्सेस का। अब ये स्टैटिक चार्ज हैं क्या? तो जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर जमा हो जाते हैं और ये चार्ज मूव नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर आप एक कॉम्ब लेते हैं और उसको रब करते हैं अपने हेयर्स के साथ, तो कॉम्ब के ऊपर जो है कुछ चार्ज बिल्डअप हो जाते हैं। वो जो चार्ज बिल्डअप हुए हैं कॉम्ब पर, उस चार्ज को आपने क्या कहना है? स्टैटिक चार्जेस कहना है। और ऐसे चार्जेस की स्टडी को आपने क्या कहना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब स्टडी में आपने करना क्या है? तो स्टडी में आपने ये करना है कि चार्जेस कौन से होते हैं, इस पे बात करेंगे। चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी पाई जाती है इसको डिस्कस करेंगे। ये कौन सी फील्ड बनाते हैं इसके बारे में, उनकी इंटेंसिटी क्या होती है इसको डिस्कस किया जाता है। पोटेंशियल के हवाले से बात की जाती है, हाउ वी कैन स्टोर द चार्जेस। तो इन तमाम बातों की अगर आप स्टडी करते हैं तो ये स्टडी दरअसल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझा, यानी स्टैटिक चार्जेस को पढ़ना। अब बात करेंगे हम कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं क्या? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की जब बात की जाती है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है दरअसल एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का नाम होता है किसी भी पार्टिकल्स की। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं जो प्रॉपर्टी चेंज ना हो, बल्कि चेंज ना हो से मुराद तो यहाँ पर ये होगी क्योंकि प्रॉपर्टी बिल्ट इन है, प्रॉपर्टी उसके अंदर मौजूद है, और आप कह लीजिए कि ये इंटरनल है, जिसके बारे में आप बस ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट तो करती है बट हम इसे देख नहीं सकते। इस प्रॉपर्टी को हम एक्सपीरियंस ज़रूर कर सकते हैं। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर पाई जाती है। जैसे हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास की पाई जाती है, तो उसी तरीके से हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज की भी पाई जाती है। तो पहली बात तो ये होगी कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का नाम है। अब इस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर पाई जा रही है, तो हमें कैसे पता कि ये प्रॉपर्टी, क्योंकि विजिबल तो नहीं है, नज़र तो नहीं आ रही, तो हम इसे तो इंट्रिंसिक कह चुके हैं। तो इस प्रॉपर्टी के ज़ेरे असर जो है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है वहाँ पर
ये पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो रिपेल कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कहने का कि इस प्रॉपर्टी की वजह से एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। ये जो अट्रैक्ट और रिपेल हो रहा है ये ड्यू टू विच प्रॉपर्टी, तो ये जिस प्रॉपर्टी के तहत हो रहा है उस प्रॉपर्टी को हम चार्ज कह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपेल कर सकता है, और उसे हम चार्ज कहते हैं। तो चार्ज की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्जन हो सकती है। जबकि चार्ज की वजह से और प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, और प्रॉपर्टीज से मुराद क्या है, यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। वो कुछ इफेक्ट्स ये हैं कि चार्जेस की वजह से दो तरह की फील्ड या दो तरह के इफेक्ट्स बनते हैं। एक इफेक्ट को हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कहते हैं और दूसरे इफेक्ट को हम मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है कि चार्जेस जो हैं बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब चार्जेस की बात की जाती है तो चार्ज से मुराद यहाँ पर क्या ली जाती है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज से मुराद ये ली जाती है या तो वहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो वहाँ पर डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पर हम चार्ज को डिस्कस करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से हम चार्ज को डिस्कस करते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज के कॉन्सेप्ट को पढ़ने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो रहा है या तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कमी पाई जाती है। अब बात करते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। तो चार्जेस की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी हम ये देखने के चार्जेस कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज क्या है? तो पॉजिटिव चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर अगर अपीयर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कमी आ रही है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएं तो इसका मतलब हम कहते हैं कि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन तो वही है, प्रोटॉन में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो इसका मतलब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई। तो हम कहेंगे वहाँ पर क्योंकि प्रोटॉन्स एक्सिस में आ गए, इलेक्ट्रॉन्स कम है वहाँ पर, तो इट मीन्स अब जो उस एटम पर चार्ज आएगा उससे आप क्या कहेंगे, उससे आप पॉजिटिव चार्ज का नाम देंगे। इसी का रिवर्स कर दीजिए आप। जब आप इसका रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन तो वही है जितने थे, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि उस पर कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाए। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वहां पर इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाए। डिस्कस करते हैं फोर्स के हवाले से। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। अब ये जो अट्रैक्शन या रिपल्जन हो रहा है, इस अट्रैक्शन और रिपल्जन फोर्स के बिना तो मुमकिन नहीं है, ये अट्रैक्शन और रिपल्जन ना। तो हम उस फोर्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो है दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं, हम उस फोर्स को नाम दे देते हैं। और उसको नाम देते हैं या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स का, या तो हम इसे नाम देते हैं कूलम्ब फोर्स का। जैसे कि आप जानते हैं कि दो मासेस के बीच में भी एक फोर्स पाई जाती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसी तरीके से दो चार्ज ऑब्जेक्ट यानी एटम के न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बीच में जो फोर्स है, आप उसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्योंकि वो चार्ज के बीच में पाई जाती है। तो जब भी फोर्स चार्जेस के बीच में होती है आप उसे कौन सी फोर्स कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है नेचर वाइज कैसी होती है? तो ये ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करवा देती है या तो ऑब्जेक्ट को रिपेल करवा देती है। क्या मतलब ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करवाती है, रिपेल करवाती है? मतलब ये है कि अगर चार्जेस आपके पास सिमिलर होंगे, मतलब आपके पास दोनों नेगेटिव चार्ज है या दोनों आपके पास पॉजिटिव चार्ज है,
तो अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो ये सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करने के लिए फोर्स लगाएंगे, तो ये रिपल्सिव नेचर होगी। इसी तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव भी सिमिलर है, लाइक चार्जेस है तो ये भी रिपेल करेंगे। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जब अनलाइक चार्जेस की बात की जाती है तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अनलाइक से मुराद एक पॉजिटिव चार्ज तो दूसरा नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और इस फोर्स को आपने कहना है कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कहना है। और यही बात भी हम करते चले यहाँ पर कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर की होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव नेचर की भी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, यानी हर चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाजमी तौर पर क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। तो ये जो चार्ज प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, ये प्रॉपर्टी किसी ऐसे पार्टिकल पे नहीं हो सकती जिसके पास क्या ना हो, जिसके पास मास ना हो। मतलब इसका ये हुआ कि चार्ज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आप देखते हैं तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वहां पर लाजमी तौर पर मास होगा। बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे इलेक्ट्रॉन एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है, तो इस फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज हमने पढ़ा है, होता है नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ये नेगेटिव चार्ज की कुछ ना कुछ वैल्यू भी होती है, लेकिन साथ में हम टॉपिक के हवाले से अगर बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इसी तरीके से अगर आप बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का जो मास होता है वो भी कुछ ना कुछ होता है। लेकिन जब न्यूट्रॉन की बात की जाती है तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, मास होता है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात की, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है तो चार्ज है, प्रोटॉन के पास भी मास है चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है। तो मास का होना चार्ज के लिए ज़रूरी है। हमारे पास अब तक कोई ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता जिसके पास मास ना हो लेकिन चार्ज, जैसे न्यूट्रॉन के पास मास है लेकिन चार्ज मौजूद नहीं है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी चार्ज की प्रेजेंस जो है वो इटसेल्फ हमें प्रूफ देती है कि ऑब्जेक्ट के पास क्या मौजूद है, मास मौजूद है। अब हम बात करेंगे कि चार्जिंग के वक्त, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर जब चार्ज आता है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उससे मास पे क्या फर्क पड़ता है, बॉडी का मास तब्दील क्यों होता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो बॉडी का मास तब्दील इसलिए होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज गिवन अ पॉजिटिव चार्जेस। बॉडी पॉजिटिव चार्जेस आता क्यों है, तो पहले इस पे बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएं तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से उस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज आ जाएगा उसे आप पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं, उस एटम में नहीं रहते, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, हर इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब मास कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से उसके मास में कमी आ जाती है। इसी का वाइस वर्सा अगर देखें तो नेगेटिव चार्ज अगर कोई ऑब्जेक्ट की बॉडी की सरफेस पर आ जाता है तो उससे होता यह है उसकी मास में इजाफा हो जाता है। अब इजाफा क्यों हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब मास इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मास कम करता है और नेगेटिव चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर आने का मतलब मास में इजाफे का सबब बनता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब चार्ज इज क्वांटाइज इसका मतलब क्या है, तो चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब ये होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि क्वांटाइज का पहले मतलब समझते हैं फिर बात करेंगे चार्ज इज क्वांटाइज क्या है। तो क्वांटाइज का मतलब ये होता है, जैसे आप जानते हैं एग्स यानी अंडे, तो अंडे जो है क्वांटाइज होते हैं। क्वांटाइज से मुराद क्या होता है, मिनिमम अगर आपको परचेज करना है तो मिनिमम कितने परचेज कर सकते हैं आप, 1 परचेज कर सकते हैं आप, 1 का मल्टीपल। अब 1 नहीं चाहिए तो आप 2 को परचेज कर सकते हैं, 3 को परचेज कर सकते हैं, 4 को, 5 को, 6 को, यानी मिनिमम क्वांटिटी 1 है, इससे मिनिमम नहीं है आपके पास क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अवेलेबल है एक फिक्स अमाउंट के अंदर, आपको उसी फिक्स अमाउंट में उसको ख़रीदना है। या तो आप 1
या तो आप 2, या तो आप 3, या तो आप 4, या तो आप 5, इस तरीके से परचेज करेंगे। आप कुछ इस तरह परचेज नहीं कर सकते कि 5.35, 5.45, 5.95, कुछ इस तरह से आप परचेज नहीं कर सकते। यानी ये हर वैल्यू के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये फिक्स्ड वैल्यूज़ के अंदर अवेलेबल है। तो जब कोई चीज़ फिक्स्ड वैल्यू के अंदर अवेलेबल होती है तो आप उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं क्वांटाइज। अगर वो फिक्स वैल्यू में अवेलेबल नहीं है, हर वैल्यू के अंदर अवेलेबल है, तो आप उसे फिर कंटिन्यूस कहते हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड मीन्स दैट इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, तो हम उसे कहेंगे क्वांटाइज्ड। अब डिटेल में समझते हैं इसको कि क्वांटाइज क्या है। तो क्वांटाइज के अंदर होता यह है कि हम जानते हैं कि हर एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उसके सराउंडिंग में मूव करते हैं। अब मिनिमम किसी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम की बात करें तो हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है। किसी और एटम को डिस्कस करें तो हम कहेंगे लेट्स से सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये बेसिकली होल नंबर्स में आ रहे हैं, इंटीजर्स में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा ना कि इलेक्ट्रॉन्स जो आपको इस तरह की क्वांटिटी में मिल रहे हैं कि आप कह सकते हैं किसी एटम के पास 1.25 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पॉसिबल नहीं है 1.25 इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, 1 नहीं है तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 नहीं है तो 3 होंगे। तो इंटीजर्स में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 2 से ज़्यादा और 3 से कम। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है कि जो 2 से ज़्यादा हो, 3 से कम हो। 2 और 3 के दरमियान नहीं होंगे, या तो 2 होंगे लिमिट, या तो 3 होंगे। 2 और 3 के दरमियान आपसे कहा जाए किसी एटम में इलेक्ट्रॉन है तो पॉसिबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 5 होंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर इसी बात को क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? क्वांटम चार्ज का मतलब ये हुआ कि हर शय पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मल्टीपल ऑफ ई होते हैं। मल्टीपल ऑफ ई का मतलब क्या होता है? या तो 1e, या तो 2e, या तो 3e, या तो 4e। इंटीजर्स के हिसाब से होते हैं, पॉइंट में, डेसिमल में नहीं होते। जिसको हम लिखते भी हैं कि Q यानी चार्ज इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाई ई। एन से मुराद पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। मतलब क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव चार्ज के लिए +1 ही कर दें, +2 ही कर दें, 3 ही कर दें, और नेगेटिव के लिए -1 ही, -2 ही, -3 कर दें आप। तो ये बेसिकली क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं चार्ज के कंजर्व के हवाले से। तो चार्ज इज कंजर्व। तो चार्ज इज कंजर्व का मतलब जैसे आप जानते हैं मास इज कंजर्व। मास इज कंजर्व क्लासिकल थ्योरी तो यही कहती है कि मास नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो चार्ज इज कंजर्व का मतलब यहाँ पर क्या है? तो चार्ज इज कंजर्व का मतलब यहाँ पर ये बात पढ़ेंगे कि सिस्टम के चार्ज को ना तो आप चार्ज को इंक्रीज कर सकते हैं सिस्टम के, और ना ही आप चार्ज को डिक्रीज कर सकते हैं। अगर एक सिस्टम है जिसके पास लेट सपोज 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके पास लेट से 20 प्रोटॉन्स हैं, तो आप उसके चार्ज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। डिस्टर्ब से मुराद आप ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर सकते हैं मीन्स क्रिएट, ना ही आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर सकते हैं मीन्स डिस्ट्रॉय। तो यू कैन नाइदर क्रिएट द चार्ज और डिस्ट्रॉय द चार्ज। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि चार्ज क्या है? कंजर्व क्वांटिटी है। तो कंजर्व क्वांटिटी क्या है? कंजर्व क्वांटिटी का मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए, वक्त गुजरने के साथ टोटल चार्ज क्या रहे? कांस्टेंट रहे। या चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर दें और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकें, आप इसे कंजर्व कहते हैं। जबकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हवाले से देखा जाए तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको मुख्तलिफ रिएक्शंस के अंदर देखने को मिलेगा कि वहाँ पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। चाहे वो केमिकल के रिएक्शंस हों, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हों, इन तमाम रिएक्शंस के अंदर जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि न्यूक्लियर रिएक्शन, लेट से न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन हुआ और आपने कहा इस रिएक्शन के दौरान चार्ज डिक्रीज हो गया, नहीं। या आपने कहा कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने कहा कि चार्ज में इजाफा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। चार्ज केमिकल रिएक्शंस हो चाहे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो, चार्ज की क्वांटिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक, और इसी क्वांटिटी को हम यहाँ पे फिर कंजर्व का नाम देते हैं। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अब चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी का मतलब है चार्ज के ऊपर डायरेक्शन नहीं होती। मतलब चार्ज को एडिशन करने के लिए
हम बेसिकली हम डायरेक्शंस को इन्वॉल्व नहीं करते, और जिस क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्शन को इन्वॉल्व ना किया जाए तो फिर उस क्वांटिटी को वेक्टर नहीं कहते, क्योंकि डायरेक्शन पे हम बात नहीं कर रहे हैं। चार्ज एक स्केलर नेचर रखता है, और स्केलर नेचर क्या है, आप बेसिकली चार्ज को ऐड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक सम करते हैं। तो जब आप अलजेब्रिक सम करेंगे, लेट्स से मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 में से एक निकल गया, तो इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास। तो इस नेचर को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमने जो एडिशन की अभी या सब्ट्रैक्शन की अभी, तो ये जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है हम यहाँ पर शो करते वक्त डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज के हवाले से। चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड में एम्पियर क्या है अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आने वाले चैप्टर्स में से बात करेंगे। या चार्ज का यूनिट होता है स्टैंडर्ड कूलम, यानी चार्ज को हमें एक्सप्रेस करना है कूलम के अंदर। तो जब भी आप कहीं पे कूलम लिखा हुआ देखें तो इट मीन्स जैसे मास को एक्सप्रेस करते हैं आप किलोग्राम में, ठीक उसी तरीके से चार्ज को भी एक्सप्रेस करेंगे आप कूलम के अंदर। दोनों के अपने अपने यूनिट है, मास का केजी होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। जबकि एक कूलम चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास है, तो एक कूलम चार्ज होने का मतलब ये होता है कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास मौजूद होंगे। 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके पास है, तो हम कहेंगे उसके पास कितने कूलम चार्ज हैं, एक कूलम चार्ज मौजूद उसके पास। डिस्कस करते हैं चार्जेस ट्रांसफरेबल, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज को हमें भेजना है। तो जब भी हम चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो इससे होता ही है कि जिस ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं होता तो आप उसे न्यूट्रल कहते हैं। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अपने पर जब चार्ज ले आता है तो फिर आप उसे क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट पे या तो नेगेटिव चार्ज आ गया या तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये आ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या तो लूज हो रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से या इलेक्ट्रॉन के इजाफे की वजह से वो ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ऐसे ऑब्जेक्ट को फिर आप क्या नाम दे देते हैं, आइंस का नाम देते हैं, पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस। चार्ज ट्रांसफर होगा कैसे, तो चार्ज के ट्रांसफ़र के मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनमें हम चार्ज के ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं। तो पहला मेथड कंडक्शन है, फिर फ्रिक्शन है, फिर इंडक्शन या पोलराइजेशन है। ये वो मेथड्स हैं जिनकी वजह से चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ठीक। लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा याद रहे सिस्टम का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी। बात करते हैं चार्ज के इस मेथड के बारे में कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, किस तरीके से फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पर रब करते हैं, यानी फ्रिक्शन बेसिकली रबिंग ही है। यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में, जब दो मटेरियल्स को जब आपस में रब करते हैं, तो रब करने की वजह से यहाँ पर चार्जिंग शुरू हो जाती है। यानी एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन है उसके थ्रू चार्ज को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक। तो द प्रोसेस ऑफ रबिंग मटेरियल अगेंस्ट ईच अदर इंक्रीजेज द सरफेस कॉन्टैक्ट प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज टर्म्ड एज ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी मटेरियल को आप रब करते हैं तो रब करने की वजह से उस मटेरियल पर इलेक्ट्रिक चार्ज अपीयर हो जाते हैं, और इस इफेक्ट को आप कहते हैं ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस इफेक्ट की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो इलेक्ट्रॉन का लूज या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, हम उसकी वजह से जो चार्ज ऑब्जेक्ट पर डेवलप हो जाते हैं उसकी एक सीरीज़ बनाते हैं, और उस सीरीज़ को नाम देते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ का। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ क्या है, मुख्तलिफ सब्सटेंस को हम अरेंज करते थे कुछ इस ऑर्डर में कि रब करने के बाद हमें पता लगता है कि कौन से मटेरियल पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा फ्रिक्शन के बाद, और फ्रिक्शनल कांटेक्ट के बाद कौन से मटेरियल पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक गिलास की रॉड है जिसको हम रब करते हैं सिल्क के साथ। तो ये जो गिलास की रॉड है जिसे आप देख रहे हैं, ये रॉड, इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और जो सिल्क का कपड़ा आप देख रहे हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए।
तो हम इसी सीक्वेंस में भी जब ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज की अभी देखेंगे स्लाइड, तो उसमें देखेंगे कि गिलास पे पॉजिटिव क्यों आता है और सिल्क पे नेगेटिव क्यों आता है, तो उसकी एक सीरीज हमने बनाई है। इसी तरीके से इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर जो हमारे पास गिलास की रॉड है, एक रबड़ की रॉड है, तो गिलास की रॉड पर एक चार्ज अपेयर हो गया, रबड़ की रॉड पर भी चार्ज अपेयर हो गया। तो ये जो बेसिकली है, इन मटीरियल को हम इस सीरीज में देखते हैं, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। तो ये मुख्तलिफ मटीरियल के हम नाम देख रहे हैं, जिसमें गिलास भी है, इसके अलावा इसके अंदर जो है सिल्क भी है, इसके अलावा इसके अंदर पेपर भी, मुख्तलिफ मटीरियल को हमने अरेंज किया हुआ है। अब अरेंज करने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये है कि गिव अप इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स मोर पॉजिटिव, यानी ऊपर वाली, अगर आप ऊपर वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं, सब्सटेंस की बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले सब्सटेंस की बात करते हैं नेगेटिव। मतलब क्या है इस बात का भाई, तो समझते हैं। देखिए, अगर आप इसमें से पिक करते हैं गिलास को और इसके अलावा पिक करते हैं सिल्क को, तो गिलास ऊपर है और सिल्क नीचे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गिलास को सिल्क के साथ रब करते हैं तो रब करने पर गिलास के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से अगर आप किसी और की मिसाल लें, मिसाल के तौर पर आप मिसाल ले लें यहाँ पर किसी और एलिमेंट की, लेट सपोज ह्यूमन हैंड्स की अगर आप बात करते हैं कि ह्यूमन हैंड्स की, और इसके अलावा वूल की, तो वूल और ह्यूमन हैंड्स को जब आप रब करेंगे तो ह्यूमन हैंड्स यानी पॉजिटिव हो जाएंगे और वूल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस सीरीज के थ्रू आपको पता लग सकता है कि कौन से एलिमेंट्स पे, कौन से सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और कौन से सब्सटेंस पे नेगेटिव चार्ज आता है। चार्जेस ट्रांसफरेबल को डिस्कस कर रहे हैं और सेकंड मेथड पे बात करेंगे, और सेकंड मेथड का नाम है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर जब बात कर रहे थे कि फ्रिक्शनल कांटेक्ट के हवाले से हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, तो रब करने की वजह से फ्रिक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। सेकंड मेथड ये होता है कि कंडक्शन अकर्स व्हेन देयर इज डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन मटेरियल दैट इज डिफर इन देयर एबिलिटी टू गिव और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में हो ये रहा है कि जैसे ये शख्स जो है डोर के पास पहुँचता है और डोर नॉब को हाथ लगाता है, तो डोर नॉब को हाथ लगाने पर होता ये है कि ये यहाँ के जो डोर पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो बेसिकली जो अट्रैक्ट कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये जो फिजिकल कांटेक्ट अगर हो रहा है इसका डोर नॉब के साथ, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कंडक्शन हो रही है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये चल रहे हैं, तो चलते वक्त हो ये रहा है कि ये जिस कारपेट पे ये मूव कर रहे हैं, तो उस कारपेट पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब कारपेट इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और इनकी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो कारपेट और इनके बीच में अगर यह बात की जाए, तो यहाँ पर जो है कंडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहा है। चार्जेस ट्रांसफरेबल थर्ड मेथड बाय इंडक्शन। तो बाय इंडक्शन में होता यह है कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ नियर बाय चार्ज ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दे या गेन करवा दे, तो यहाँ पर हम कहेंगे इंडक्शन हो रहा है। यानी इंडक्शन में होता है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, चार्ज कर देगा, लेकिन इसके लिए कोई कांटेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। विदाउट कांटेक्ट अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है चार्जिंग हो रही है, और इस मेथड को आपने क्या नाम देना होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन का नाम देना होता है। यानी जैसे प्लास्टिक की एक रॉड है, तो इस प्लास्टिक की रॉड को जैसे ही आप इस मेटल प्लेट के पास लेकर जाएंगे, आपने टच नहीं करना, ठीक है, कॉन्टेक्ट में नहीं लेकर आना होगा। ये कि पॉजिटिव, ये जो प्लेट है मेटल की प्लेट, इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज रिपेल हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि इसके इस एंड पे कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव। और कौन से मेथड के थ्रू आया है, क्या आपने इसको रब किया है प्लास्टिक रॉड को मेटल प्लेट से, नहीं रब नहीं किया, कि कॉन्टैक्ट हुआ है, इसका मतलब कंडक्शन भी हुआ। विदाउट कॉन्टैक्ट जो फिनोमेना होता है उसे हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अपने इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, और साथ में हमने ये देखा कि चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है वो कौन कौन से मेथड से होता है। यानी कंडक्शन के थ्रू हमने बात की, इंडक्शन के थ्रू बात की, और उसके अलावा फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट की बात की। इंशाल्लाह आप लोगों से अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी।